बच्चों लास्ट लेक्चर में कोलिजन्स में हमने हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन डिस्कस किया था। इलास्टिक कोलिजन्स है तो इसका एक कॉन्सेप्ट ये होता है लीनियर मोमेंटम और दूसरा काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है। लेकिन इसमें बताया था ड्यूरिंग कोलिजन्स काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट डिफॉर्मेशन में जाता है, लेकिन इलास्टिक है तो अपने शेप को कंप्लीटली रिगेन कर लेता है। सो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन्स, बट ड्यूरिंग कोलिजन्स थोड़ा कम होगा। But momentum throughout, at every moment, momentum will remain conserved. Isolated system के लिए external force नहीं लगा है तो एक इक्वेशन इससे लिखोगा, एक इक्वेशन अगर इससे लिखोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा बिकॉज ये स्क्वायर में फंक्शन है। तो इन दोनों को मिला करके हमने एक सिंपल फॉर्मूला बताया था और वो सिंपल था, इस दोनों को मिक्स करके लाया था वेलोसिटी ऑफ approach is equal to velocity of separation। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन कैसे लिखना है, ये मैग्नीट्यूड में लिखना है। मैं बता देता हूं, यहां से एक दो और एग्जांपल ले लेता हूं। अगर सपोज ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और ये सपोज 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। अगर सपोज ये जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से और ये जा रहा है इधर 2 मीटर पर सेकेंड से, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड। अगर एक ब्लॉक है इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से और ये इधर जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहाँ पे होगा, सेपरेट कर रहा है, दूर जा रहा है और ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, है ना। तो ये एकदम समझ जाओ। अगर सपोज एक इधर जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से और ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो यहाँ सेपरेशन हो रहा है, दूर जा रहा है, कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। क्या इतने एग्जांपल्स में ये सारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो जाएगा, कैसे लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन। अब सपोज ये सवाल दे दिया मैंने, दो ब्लॉक है, कोलाइड करेगा, कोलिजन्स के बाद क्या होगा। बच्चों अपने मन से जरूर ड्रॉ करो ऐसे डायग्राम कि अब कोलिजन्स के बाद ये 3m है, ये 2m है। अब मान सकते हो कि सपोज ये V2 से जा रहा है इधर और ये सपोज इसका इधर भी मान सकते हो या पीछे भी मान सकते हो। हमने ऐसा मान लिया। तो पहला कॉन्सेप्ट मोमेंटम कंजर्वेशन, 3m इंटू V1 प्लस 2m इंटू V2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, वेक्टर क्वांटिटी। फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू 3m इंटू 10 और माइनस लिखना पड़ेगा, इधर है 3v1 plus 2v2 is equal to 24। इक्वेशन 1 क्लियर।
दूसरा, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? v2 माइनस v1 बच्चों। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 10 प्लस 3 13। ये इक्वेशन 2, ये दो इक्वेशंस लिखा। हमें v2 निकालना है, v1 को एलिमिनेट कर देना है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3v1 जाएगा। 3v2 प्लस 2v2 5v2 इज इक्वल टू 39 plus 24. So V2 will come out at 63 by 5. That is equal to कुछ ऐसा आ गया है ना। और सारे बच्चे मैसेज करें फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर। 2 kg का ब्लॉक है, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। m मास का एक ब्लॉक है b, जिसका वेलोसिटी दिया बट मास नहीं दिया है। कहना आफ्टर कोलिजन 2 kg ब्लॉक कम टू रेस्ट, ये रेस्ट में आ गया। देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ b आफ्टर द कोलिजन। पहला सवाल, ये तो 2 सेकंड में आंसर देने वाला सवाल है। देखते हैं कुछ बच्चों ने मैसेज कर भी दिया होगा। मीटिंग का पासवर्ड सेंड करो जानवी। जानवी क्या हुआ, कनेक्टेड नहीं हो क्या? मेरा पासवर्ड तो फिक्सिंग है जानवी, फिर से सेंड करूं क्या? हाँ सर, वो मैं दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर रही हूँ। अच्छा देखो, ये तो बहुत ही सिंपल सा है। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? दिया परदेसी बताना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है? ए 12 2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज 12। आफ्टर कोलिजन इसका वेलोसिटी का दिया है 0, तो ये तो रेस्ट में आ गया। कितनी अच्छी बात है। तो ये जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा v, तो v मस्ट बी 12। 2 सेकंड में आंसर। इससे आसान सवाल क्या होगा? ये रेस्ट में दे दिया, ये v से ज्यादा, तो v इक्वल टू 12। अब बात आते हैं कि मास है कितना। तो मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम इज 2 into 10 20 माइनस m into 2 दैट इज इक्वल टू फाइनल, इसका तो 0, इसका m into v निकाल चुके हैं 12 आ गया। तो 20 इज इक्वल टू 14m। सो m इज इक्वल टू 10/7 kg। अब प्रिया पाटिल ने सही जवाब दिया, बाकी का मैंने नहीं देखा कितने लोगों ने सही किया। तो आगे बढ़ रहे हैं। इन इलास्टिक बच्चों, इन इलास्टिक कोलिजन्स होगा, इसका मतलब मटेरियल में जो कुछ डिफॉर्मेशन हुआ है वो डिफॉर्मेशंस कंप्लीटली रिगेन नहीं हुआ, कुछ डिफॉर्मेशंस बचा रह गया है ना।
some deformations left in the body. This implies there will be some loss in kinetic energy. Kinetic energy will not remain conserved. Final kinetic energy will be less than the initial kinetic energy. कितना लेस रहेगा? तो कैसा कोलिजन है? इनइलास्टिक का बहुत सारे केसेस होंगे, मतलब कितना फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी कंज्यूम हुआ है. जितना ज्यादा डिफॉर्मेशंस रहा, बाकी रहा, मान लो 80% डिफॉर्मेशंस रिगेन हो गया है, 20% लेफ्ट रहा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा कम रहेगा. अगर 80% डिफॉर्मेशन बचा रह गया, 20% ही रिगेन हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल ज्यादा कम रहेगा. तो ये होगा. तो इन दिस केस अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो पहला इक्वेशन तो मोमेंटम कंजर्वेशन का लिखना ही है, ये सब में रहेगा. और दूसरा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, सो वेलोसिटी ऑफ separation will not equal to velocity of approach. इक्वल नहीं होगा, velocity of separation थोड़ा कम होगा. कितना कम होगा? तो एक फैक्टर यहां पे लिख लेते हैं, E टाइम्स कम होगा. दिस E इज कॉल्ड E will be less than 1. लेकिन अगर मैं इलास्टिक कोलिजन्स की बात करूं तो उस केस में E जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा. मतलब E इक्वल टू 1 कॉरेस्पॉन्ड्स टू इलास्टिक कोलिजन. lesser E, more loss in kinetic energy. E जितना छोटा होगा काइनेटिक एनर्जी में लॉस उतना ज्यादा होगा. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1. अगर E इक्वल टू 1 है, काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं हुआ. बताओ यहां तक लिख लिया बच्चों? इलास्टिक कोलिजन्स में क्या रहेगा कि या तो सवाल में E का वैल्यू दिया रहेगा या सम इंफॉर्मेशंस, अदर इंफॉर्मेशंस दिया रहेगा जिससे कि E का वैल्यू निकालना है. तो मैं एक सवाल ले रहा हूं.
अच्छा बहुत छोटा सा सवाल है, तुम लोग खुद से कर सकते हो और ये सबसे होना चाहिए, इसको एंजॉय करो। ऐसे सवाल आते हैं बच्चों नीट में, छोटे छोटे सवाल आते हैं। ये 2 kg का ब्लॉक है, 10 मीटर पर सेकंड से मूव करा। 4 kg का ब्लॉक इनिशियली एट रेस्ट, हेड ऑन कोलिजन हुआ है। क्या इंफॉर्मेशन दिया? आफ्टर कोलिजन 2 kg ब्लॉक कम टू रेस्ट। 4 kg ब्लॉक का क्या वेलोसिटी होगा, ई क्या होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मुझे बताने की जरूरत नहीं, तुम खुद से कर सकते हो। यार कितना सिंपल सा है। जब भी कोलिजन्स का सवाल आया बच्चों, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही। तो आफ्टर कोलिजन 2 kg ब्लॉक रेस्ट में आ गया, इसका वेलोसिटी 4 kg का लेट्स v1 हो गया। सो इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे 2 × 10, इसका मैंने दिया था 0, अब 2 kg का 0 है प्लस 4 kg का 4v1, सो v1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। बहुत सारे बच्चों ने बताया। अब मैंने पूछा कि E क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ E? कैसे बताया था? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है 5, E टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है 10, देख लो। सो E इज इक्वल टू, बहुत सारे बच्चों ने निकाल लिया, हाफ आता है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस बताना है। लॉस का मतलब होता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। लॉस तो तब होगा जब इनिशियल ज्यादा है। सो हाफ 2 × 10 स्क्वायर माइनस हाफ 4 × 5 स्क्वायर, हाफ कॉमन 200 माइनस 100 that is equal to 50 जूल। क्या ये टफ सवाल था? सो बच्चों एक तीसरा टाइप भी मैंने बता दिया, 2 टाइप डिस्कस कर लिया, तीसरा सबसे आसान है, थर्ड टाइप। परफेक्टली inelastic collision। ये जस्ट समझाने के लिए ले रहा हूं, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। हमने इनइलास्टिक कोलिजन जब डिस्कस कर रहे थे तो क्या किया, पहले कोलाइड किया, इसका वेलोसिटी ज्यादा था, इसका कम था, कोलिजन हुआ। एक समय मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा, मटेरियल डिफॉर्म हो गया। जिस समय दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो गया, कॉमन वेलोसिटी गेन कर लिया, तब डिफॉर्मेशन मैक्सिमम है। बट उस मटेरियल में अपने शेप को रिगेन करने का टेंडेंसी है कुछ, तो अभी भी एक दूसरे पे ये फोर्स लगा रहा है, तो क्या होगा, फिर सेपरेट होगा धीरे धीरे, इसका वेलोसिटी और बढ़ेगा, v2 डैश विल बी मोर देन v1 डैश विल बी लेस देन v, और अपने शेप को पार्शियली रिगेन किया, कंप्लीटली रिगेन नहीं किया है, तो इस कोलिजन को हम बोलेंगे इनइलास्टिक कोलिजन। जितना ज्यादा रिगेन करेगा E का वैल्यू उतना ज्यादा 1 के पास पहुंचेगा, जितना कम रिगेन करेगा अपने शेप को E का वैल्यू उतना छोटा होगा।
लेकिन सोचो मटेरियल में अपने शेप को रिगेन करने का टेंडेंसी ही नहीं हो, जो डिफॉर्म हुआ मैक्सिमम, अब उसमें कोई टेंडेंसी नहीं रिगेन का, तो उतना ही डिफॉर्म स्टेट में फिर आगे चलते रहेगा, अपने शेप को कुछ भी रिगेन नहीं किया। परफेक्टली इनइलास्टिक में नो टेंडेंसी टू regain the earth shape. मतलब इसको कह सकते हैं दोनों बॉडी साथ साथ मूव करेगा, कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगा। सो कैन यू अंडरस्टैंड दैट कि इस कोलिजन्स में काइनेटिक एनर्जी का लॉस सबसे ज्यादा होगा, जितना भी डिफॉर्मेशन में गया सारा फिर वही रह गया, वापस कुछ भी नहीं आया, है ना। The two block, the colliding block, colliding bodies the two colliding block will move with a common velocity in head-on perfectly inelastic collision. देखो मैंने स्पेशल लिखा है हेड ऑन में साथ साथ मूव करेगा, लेकिन जब हम ऑब्लिक पढ़ाएंगे तो उस केस में भी परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, तो साथ साथ नहीं मूव करेगा, उस केस में अलग अलग मूव करेगा। बट वहां पे मैं एक चीज बताऊंगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, जिस डायरेक्शन में एक दूसरे पे फोर्स लगा है उस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी कॉमन होगा, वी विल डिस्कस दैट। और यहाँ पे ऐसे समझो, अगर हेड ऑन हो रहा है तो सोचो कि दोनों ब्लॉक चिपक गया, स्टिक कर गया, स्टिक कर गया तो उसको ले लेना है परफेक्टली इनइलास्टिक। समझा क्या? In this collisions, loss in kinetic energy will be maximum. What will be the velocity of separation? देवकी बताओ, velocity of separation क्या लिखें? Is it 0? Yes, 0. What will be E? 0. सो अगर मैं E की बात करूं तो E क्या होगा? 0 से बड़ा बराबर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1, ये होगा। इसके लिए नहीं, इसके लिए तो E 0 होगा जनरल। E is equal to 0 corresponds to perfectly inelastic. E is equal to 1 corresponds to elastic. और बाकी केस में inelastic। क्या ये सारी चीज एक बार पढ़ लिया तो याद नहीं हो जाएगा? एक बार सुन लिया तो याद हो। आई होप कि लिख लिया होगा। बच्चों ये सबसे आसान सा कोलिजन है, इसमें सिर्फ एक ही इक्वेशंस लिखना है, बिकॉज कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगा, एक ही अननोन है, एक ही इक्वेशन चाहिए और पता है तुम्हें वो कौन सा इक्वेशन है। बताओ पल्लवी, क्या इक्वेशंस लिखूं, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इसमें? पल्लवी सिन्हा, प्रिया पाटिल ने जवाब दे दी, और कोई?
from linear momentum conservation. Initial linear momentum m1 v1, दूसरा m2 v2 that is equal to m1 plus m2 into v, इससे आसान सा सवाल नहीं होगा। कितना आसान है यार, फिजिक्स में कुछ है, देखो निकल गया। अगर कोई पूछ दे व्हाट इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, चलो एक फॉर्मूला ही डिराइव कर लेते हैं। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, so you will write half m1 v1 square half m2 v2 square minus half m1 plus m2 v कॉमन ये आया है, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इधर वाला पार्ट मिटा रहा हूं, तब तक तुम लोग इधर वाला पार्ट लिख लो। ये सब रट्टा नहीं मारना है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ कॉमन m1 v1 square plus m2 v2 square और यहाँ पे m1 plus m2 ले लेते हैं बाहर, माइनस m1 v1 प्लस जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सो डोंट वरी अबाउट दिस, तुम खुद से कर सकते हो, सिर्फ रिजल्ट याद रखना है, ध्यान में रखना है। यहां से m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस m1 m2 और यहाँ पे m2 m1 सेम रहेगा, कॉमन हो जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं माइनस m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 v1 v2। So 1/2 m1 plus m2, ये और ये जाएगा, ये और ये जाएगा, m1 into m2 कॉमन हो जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2, m1 m2 डिवाइड बाय 2m1 plus m2 into v1 minus v2 का स्क्वायर। बच्चों ये रिजल्ट ध्यान रख सकते हो मेडिकल वालों के लिए, इंजीनियरिंग वालों के लिए तो वो भी नहीं करते हैं। तो इन परफेक्टली
तो ये फॉर्मूला याद रखो तो सॉल्व करना आसान होगा। इसको थोड़ा और सिंपल वे में बोल देते हैं बच्चों। इसको लिख लो। देखो हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया रिड्यूस्ड मास, ये बहुत जगह पे यूज आएगा, ठीक है। दो ब्लॉक अगर है तो m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 को बोलते हैं उस सिस्टम का रिड्यूस्ड मास। उसको एक पार्ट के जैसे एज्यूम करें तो ये, और ये v रिलेटिव v1 माइनस v2, ठीक है। यहाँ से एक्चुअली v1 v2 ना वेक्टर साइन में है, इसके अंदर मतलब डायरेक्शंस के साथ है, क्योंकि वन डायमेंशन के लिए ले रहे हैं, वो ध्यान देना। जैसे अगर सपोज एक इधर जा रहा 5 मीटर पर सेकेंड से और एक इधर जा रहा 3 मीटर पर सेकेंड से, तो यहाँ पे v रिलेटिव 8 हो जाएगा, ना कि 5 माइनस 3 2 होगा। ओके क्यों क्या है? क्या है? वी रिलेटिव मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v रिलेटिव इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने बोला v रिलेटिव कितना हो जाएगा 8 नॉट 2। सपोज ये 5 kg का ब्लॉक है, एक सपोज 3 kg का ब्लॉक है, ये सपोज 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये सपोज 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है। और मैं पूछा कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ है, तो फाइंड द कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, जिससे कि ये मूव होगा। तो क्या करोगे, कॉमन वेलोसिटी निकालना है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या लिखेंगे, 5 into 10 minus 6 into 3, मतलब 3 into 6 momentum, that is equal to, finally common mass हो जाएगा 8 into v, so v is equal to 50 minus 18, 32 by 8, it is 4 meter per second, am I right? कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं है ना, देख लो। और अगर मैं कैमरा थोड़ा ऊपर कीजिए ना। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लिखोगे हाफ रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास कितना हो जाएगा, 5 into 3 डिवाइड बाय 5 plus 3 into what is v relative 16, so half into sorry 15 by 8 into 16 into 16, 240. so 15 into 16 joule, है ना, that is equal to 240 किसी को आ गया।
जरूरी नहीं कि हमें ये फॉर्मूला पता है तभी हम लिख सकते हैं, हम तो तब भी लिख सकते थे कि कॉमन वेलोसिटी निकाल लिया 4, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख लेंगे कितना, हाफ इंटू 5 m इंटू 10 स्क्वायर प्लस हाफ 3 इंटू 6 स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और माइनस हाफ फाइनल मास हो जाएगा 8 इंटू 4 स्क्वायर। इसको भी सॉल्व कर लो। इनफैक्ट इसको सॉल्व करना ज्यादा आसान है कंपेयर टू यूजिंग दिस फॉर्मूला, बिकॉज ये भूल भी गए तो दोनों ध्यान में रख लो, जो आसान लगे वैसे कर लेना। तो ऐसे सवाल आते हैं मेडिकल में कि एक सपोज एक वुडन ब्लॉक है, wooden block, and a bullet is fired horizontally moving with velocity v0, और इस वुडन ब्लॉक को हिट किया, क्या हुआ, उसमें पियर्स कर गया, एम्बेडेड रह गया, उसी में रह गया, छेद कर दिया। या तो हो सकता है कि ये बाहर भी निकल जाए अगर बहुत ज्यादा थिकनेस नहीं हो तो, बट अभी मैं कर रहा हूं बुलेट hit the block and gets embedded, उसी के अंदर रह गया। मान लो 5 सेंटीमीटर उसमें छेद किया और फिर ब्लॉक में रह गया। फाइंड वेलोसिटी with which block will start moving, किस वेलोसिटी से वो मूव करना शुरू करेगा जस्ट आफ्टर कोलिजन। दूसरा सवाल, if coefficient of friction is mu, then what will be distance, what distance it will travel before it stops। ये बच्चों सवाल है, और ये इनिशियली वुडन ब्लॉक क्या है, रेस्ट में है। समझा क्या? सो क्या करेंगे, गेट्स एम्बेडेड, ये कौन सा कोलिजन है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है इस केस में, 0, मतलब कोलिजन्स परफेक्टली इनइलास्टिक। खुश हो जाओ, बहुत ही आसान सा सवाल। इनिशियल वेलोसिटी मोमेंटम mv0, फाइनल मोमेंटम 10m या 11m, 11m, total mass, combined body will move with velocity v, so v will be v0 by 11। और ये नीट में सवाल आ जाएगा ऐसे, क्या लगता है इसको? तो बायो में इस क्वेश्चन से भी आसान है। अब मैंने पूछ दिया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर म्यू है तो कितना दूर जाके रुक जाएगा। बच्चों अगर ये स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा लगेगा, काइनेटिक, म्यू एन, तो एक्सेलेरेशन जो हो जाएगा माइनस म्यू जी आ जाएगा। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as से s निकालना है। फाइनल वेलोसिटी 0 बिकॉज का रैक कब स्टॉप होगा। इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो होगा v0 by 11, एक्सेलेरेशन जी माइनस म्यू जी, s निकालना है।
सो S विल बी, यहाँ तक दिख रहा है, हाँ, S इज इक्वल टू V नॉट स्क्वायर अपॉन 2 into 11 square into mu g. This is your answer. अब बताओ कि अगर मुझे बुलेट, तुम्हारे घर में एक गन रखा हुआ और बुलेट किस स्पीड से निकलता है वो बड़ा तुम्हें परेशान करता है, अब पता नहीं चलता, कैसे नापोगे? मुझे उसका बुलेट का स्पीड निकालना है। क्या किया, एक रफ सरफेस पे रख दिया एक वुडन ब्लॉक, लेकिन हमें ये चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है इस ब्लॉक और सरफेस का, और बुलेट को फायर कर दिया, वुडन ब्लॉक में जाकर के एम्बेड हो गया। मैंने देखा ये डिस्टेंस s कितना चला, s पता है, म्यू पता है, मासेस दोनों के पता थे, है ना, तो उससे तुम्हें v नॉट निकल जाएगा। तो एक तरीका है निकालने का। लेकिन कहोगे सर ब्लॉक का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो पता ही नहीं होता है कितना है नहीं है, मुश्किल होता है, नहीं पता है। तो एक और आइडिया बताता हूं क्या करना है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं पता है, कोई बात नहीं, तूने ठान लिया कि बुलेट का स्पीड निकालना है, तो तुम क्या करो, एक वुडन ब्लॉक ले लो और एक स्ट्रिंग से ऐसे हैंग कर दो। मास ही मैं कैपिटल M ले लिया, जनरल, ये स्मॉल m, ये जा रहा v नॉट से, और इसको हिट किया, ये इट गेट्स एम्बेडेड, और जैसे इसको वेलोसिटी कुछ मिलेगा v, तो ये आगे तो जाएगा नहीं, ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और एक पॉइंट पे जाकर वेलोसिटी हो जाएगा 0। तो ये देख लो कहां पे जाकर वेलोसिटी 0 है, ये थीटा यू हैव टू मेजर। तो वैसे थीटा कैसे मेजर करें, पता ही नहीं चलेगा कि ऐसे गया और कब वापस आया, कैसे थीटा मेजर करेंगे? बताओ कोई आइडिया, हाउ टू फाइंड? बुलेट फायर किया, ये ऐसे जाकर ऐसे चलाया, कैसे पता चलेगा कि थीटा क्या है? कोई बताओ, साइंस तुम लोग टेक्निक यूज करो कि हाउ टू फाइंड थीटा। एक्सपेरिमेंट दे दिया, थीटा निकाला, कितना डिफ्लेक्शन हुआ मैक्सिमम। मैं आइडिया बताता हूँ, देखो क्या टेक्नोलॉजी, क्या दिमाग लगाना होता है। तुम लोग भी बहुत सारे दिमाग हो, तुम लोग तो ज्यादा टैलेंटेड हो। मैं क्या करूंगा, ये ब्लॉक लगाऊंगा, यही वुडन ब्लॉक है, ऐसे हैंग किया और इधर ना रेड कलर का पेंट कर दूंगा, रेड कलर का इंक लगा दूंगा, इंक जो तुरंत ना सूखे, और ऐसे टच करा के ऐसे लगा दिया, और ये पीछे पेपर है या यही बोर्ड है, अब यहाँ पे जस्ट टच कर रहा, हल्का सा टच कर रहा है ना, इंक लगा हुआ। अब बुलेट फायर हुआ, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे आ जाएगा। जो लास्ट मोमेंट गया, यहाँ से ऐसे लाइन खींच देंगे, ऐसे लाइन खींच दिया, ये थीटा निकल गया। समझा क्या? यस सर। यही सब तो होता है टेक्नोलॉजी, यही सब तो होता है दिमाग लगा कैसे करना है, यूज करना। चलो, तो क्या किया, ये थीटा निकाल लिया, मैक्सिमम थीटा नॉट, बट हमें निकालना क्या था, v नॉट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये कोलिजन में एनर्जी लॉस हुआ है या नहीं हुआ है? इस कोलिजन में एनर्जी का लॉस होगा, बिकॉज ये कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, एनर्जी का तो सबसे ज्यादा लॉस होगा। इलास्टिक होता तो एनर्जी का लॉस नहीं होता।
तो लिखेंगे पहला फ्रॉम कौन सा मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक just after bullet hits, तो लिखेंगे स्मॉल m इंटू वी नॉट इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m, कॉमन वेलोसिटी गया v, सो v इज इक्वल टू m v नॉट, स्मॉल m बुलेट का मास, कैपिटल M ब्लॉक का मास, और क्या गलतियां होती है यहाँ पे समझना है। क्लास अभी छोड़ के मत जाना, 5 मिनट और पढ़ाऊंगा। अब ये वेलोसिटी मिल गया, इसके बाद जो अब आगे जा रहा है, इसके बाद अब कोई कोलिजन नहीं होगा, तो अब एनर्जी कंजर्व रहेगा। सो फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, कब, जस्ट आफ्टर कोलिजन एंड at maximum deflection। देखो बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज आ गया यहाँ पे। इसको रेफरेंस ले लेता हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो का, EI इज इक्वल टू EF, EI में इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ये V स्क्वायर प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, EF में वेलोसिटी जीरो प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये स्ट्रिंग का लेंथ दिया हुआ है L, स्ट्रिंग का लेंथ दिया रहेगा, तो रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर है इतना, सो कैपिटल M प्लस स्मॉल m g, कितना L लिखूं, H कितना लिखूं, L माइनस L cos थीटा। ये और ये जाएगा V नॉट इज इक्वल टू, मैं लिख लेता हूं, देखो ये आया क्या, ये ऐसा आ जाएगा क्या,
शायद इसको बैलिस्टिक पेंडुलम बोलते हैं इस सिस्टम को, मेडिकल में कभी बोल दे, बट बहुत नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मेथड, अंडरस्टैंडिंग, क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, ये इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज ये जो हमने किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे दोबारा इसको पढ़ना। एक सवाल मैं तुम लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा था, नॉर्मल क्लास चलता तो शायद बच्चे पूछते, ज्यादा इंटरेक्टिव होते हैं, ऑनलाइन में उतना चीजें नहीं पहुंचती क्लियरली। तो बच्चे यहाँ पे पूछते हैं सवाल कि सर यहाँ पे कोएफिशिएंट फ्रिक्शन है, जब इसको हिट करेगा तो ये स्लाइड करना चाहेगा तो इस पे तो फ्रिक्शन लगेगा, यस लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू इनटू एन, एन लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पे एन जो होगा वो mg के बराबर होगा, जो भी टोटल मास है। मतलब ये कुछ फाइनाइट वैल्यू है, 30 न्यूटन 20 न्यूटन जो भी मास है, मान लो 5 kg है तो 50 न्यूटन, म्यू कुछ है। एंड कोलिजन्स का जो टाइम होता है बच्चों वो बहुत कम होता है, बहुत स्मॉल टाइम के लिए कोलाइड किया। तो जब बहुत स्मॉल कोलिजन्स हो रहा है स्मॉल टाइम के लिए, तो ये जो फोर्स है फ्रिक्शन का फोर्स, क्योंकि एन फाइनाइट है, बहुत बड़ा नंबर नहीं है, तो ये फोर्सेस बहुत ज्यादा चेंज मोमेंटम में नहीं लाएगा स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए। और ये कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा जब मैं इंपल्स पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। तो mg जैसे फोर्स, mg के लेवल वाले फोर्स, उतने मैग्नीट्यूड के आसपास वाले फोर्स बहुत कम टाइम में कोलिजन्स के इंटरवल के में मोमेंटम चेंज ज्यादा नहीं करा पाता। तो ये सारे फोर्सेस को, दिस एक्सटर्नल फोर्स को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। बात समझ में आई? तो हम लोग जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कंजर्वेशन करा देते हैं, और जस्ट आफ्टर कोलिजन कुछ है, लेकिन उसके बाद फिर ये वेलोसिटी गेन के लिए धीरे धीरे इसका वेलोसिटी घट रहा था, फाइनली जीरो हो गया, मोमेंटम घट रहा था। क्यों घट रहा था? बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना। यहाँ भी जस्ट आफ्टर कोलिजन, यहाँ पे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स अभी तो जीरो ही है, लेकिन जैसे से आगे जाएगा टेंशन का फोर्स, mg का फोर्स है, टेंशन का कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, और फाइनली मोमेंटम जीरो हो जाएगा। तो mg जैसा ही फोर्स है यहाँ पे, बट वो टाइम इंटरवल ज्यादा है, इसको यहाँ से गया ऐसे गया तो मोमेंटम जीरो। लेकिन अगर यही सवाल में देता और कहता कि ये बुलेट जो है वो ऐसे हिट कर रहा है, एंगल पे आके हिट किया, तो एक्चुअली बुलेट अगर एंगल पे हिट किया तो ये बुलेट ना इस पे फोर्स लगाया, इस पे फोर्स लगाया, तो इस पे फोर्स एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में लगाया। और हम बताएंगे कि जब कोलिजन्स में एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाता है, किसी एक बॉडी को कंसीडर करोगे, किसी एक बॉडी को, तो उसका मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, सिस्टम का रहता है। कोलिजन्स में एक बॉडी जो दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाता है वो लार्ज फोर्स होता है, टाइम इंटरवल कम होता है बट फोर्स लार्ज होता है। जनरली उस टाइप के फोर्सेस को बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। So if bullet is coming in this direction, it collide with this, तो ये दो डायरेक्शन फोर्स लगा है, एक इधर और एक इधर। जो इधर लगाया उसके कारण ये वेलोसिटी इधर गेन करेगा, मोमेंटम इधर गेन करेगा, लेकिन जो इधर लगाया तो ये चाह रहा इधर जाना, बट हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या करेगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, रिप्लाई में करारा जवाब देगा और इसको जाने नहीं देगा। दैट मीन्स यहां जो n है वो n mg के बराबर है या n mg से बहुत ज्यादा है? ज्यादा है। n mg से बहुत ज्यादा है। कम टाइम के लिए लगा, ये बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लगेगा, बट बहुत लार्ज होगा। और जिस समय ये लार्ज है उस समय ये स्लाइड भी करना चाहे तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, और अभी जो फ्रिक्शन लग रहा है ये फ्रिक्शन म्यू mg वाला नहीं, ये फ्रिक्शन
n बहुत लार्ज है तो ये फ्रिक्शन फोर्स भी लार्ज होगा। फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन 20 न्यूटन वाला नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स लार्ज होगा। और जब लार्ज फ्रिक्शन फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, स्मॉल टाइम के लिए लगा बट वैल्यू लार्ज है, तो दिस विल ब्रिंग सम अप्रिशिएबल चेंज इन मोमेंटम। दैट मींस मोमेंटम विल नॉट रिमेन कंजर्व अलोंग दिस डायरेक्शन, बिकॉज उस केस में, इस केस में फ्रिक्शंस को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये 5 मिनट का थ्योरी किसी को पल्ले पड़ा या सब ऊपर से निकल गया?